तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट 2023 में। आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट नंबर 10 और इसी सीरीज के साथ हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है टेस्ट नंबर 3 होगा साइंस एंड टेक का। और इसके साथ हम एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि डेली हमारी जो है टेस्ट की क्लास शाम को 3 बजे होती है। और इसके अलावा हमारा पॉलिटी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो है करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सारी पीडीएफ और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 81 से 100 देखने वाले हैं। इसके बाद 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पूरा आप लोग को सेपरेट पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमने कुछ प्लान किया है कि आपको कम से कम जो है 5 पूरा कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की उपलब्ध करवाएंगे सभी सब्जेक्ट की मिक्स्ड के साथ। और इसके अलावा 2011 से लेकर 2022 तक जो अभी तक हुआ है उसका भी क्वेश्चन एनालिसिस जो है हम आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है। एक बात और, इस टेस्ट में जो है इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक के स्पेशली हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की शुरुआत करते हैं। इसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी यूएनसीसीडी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? इधर आपको इंग्लिश मिलेगा, इधर हिंदी मिलेगा। आपको जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। आंसर एक ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। ठीक है, ऑप्शन एक है, यह पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ऑप्शन 2, अभिसमय विशेष रूप से आर्द्र भूमि और घास के मैदानों को संबोधित करता है जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां सबसे कमजोर उद्देश्य इकोसिस्टम और लोग पाए जा सकते हैं। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो जैसा कि आपने यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है कॉम्बैट एंड डेजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कहाँ से आया। तो इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया था? ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से जोड़ने वाला एकमात्र जो है कानूनी निकाय है। तो लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए इसका किया गया था। यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व को भूमि क्षरण जो हो रहा है और कार्बन तटस्थता की राह पर लाने के एक समन्वित कार्रवाई जो है लाता है साथ में। इसके अलावा इसके आपको एक बात और ध्यान रखना है, इंडिया जो है यानी भारत इसका जो है पक्षकार है। इसमें 197 यानी 197 जो है देश शामिल है, यानी 196 देश प्लस जो है यूरोपीय यूनियन जो है को मिलाकर जो है 197 जो है हो गए। ठीक है, इसके अलावा और बता दें इसका जो उद्भव हुआ था वो जब रियो सम्मेलन हुआ था। रियो सम्मेलन कब हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो 3 जो है 1972 रियो सम्मेलन 3 जो है क्षेत्र आए थे बाहर, जिसमें एक था यूएनसीसीडी तो सीबीटी था। ठीक है, और ये एजेंडा 21 था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है इसमें गलत है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। इसके साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे, करंट अफेयर आपको अपडेट करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है COP15 सम्मेलन हुआ है इसका यूएनसीसीडी का। कहाँ हुआ? ये कोडे आइवरी में अबिजान में संपन्न हुआ। ठीक है, और इसका जो है जो यूएनसीसीडी का सम्मेलन होता है वह द्विवार्षिक होता है, यानी 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, और इस बार COP15 की थीम थी लैंड, लाइफ और इसके अलावा लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, यानी भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बता दें, 2019 में जो COP14 का सम्मेलन हुआ था इसका,
वो जो है इसकी मेजबानी भारत ने की थी और इसकी थीम थी 2014 की थीम थी रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपकी व्याख्या मैंने पूरी तरीके से बता दी, तो इसका जो है ऑप्शन एक जो है सिर्फ जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत निम्नलिखित में कौन सी केंद्र सरकार की शक्तियां हैं? सही उत्तर आपको बताना है। एक बात इंफॉर्मेशन और दे दें, एक तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके जो छोटे छोटे आपको जो है इसमें प्रबंध किए गए हैं वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक है, या किसी भी स्रोत के से प्रदूषक के उत्सर्जन के लिए मानक का निर्धारित कर सकता है। ऑप्शन दो, यह खतरनाक पदार्थों के निपटने के लिए प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को निर्धारित कर सकता है। ऑप्शन तीन, या किसी भी वन भूमि और गैर वन उद्देश्यों के निर्देशित करने के लिए राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृति लेने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आपको बताना है इन तीनों में से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां इनमें से क्या है। तो इसमें देखेंगे, अगर ऑप्शन एक की बात करें तो केंद्र सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण के लिए और उस मिटिगेशन के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी केंद्र सरकार खतरनाक पदार्थों से निपटने प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को निर्धारित कर सकता है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी सही है। ठीक है, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1981-1988 में संशोधित किया गया था और इस अधिनियम की विशेषता यह है कि ये एक राज्य सरकार को भारत सरकार के पूर्व स्वीकृति लेने के लिए मजबूर करता है यदि वह आरक्षित वन क्षेत्र को आरक्षित करता है, अर्थात यदि राज्य सरकार वन भूमि के उपयोग गैर वन प्रयोजन के लिए करना चाहती है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में पूछा है, हिमालयी तलछटी में स्थित यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और एक हाथी रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व या पार्क अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्य जीवों जैसे हार्पिट खरगोश, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक के लिए जाना जाता है। तो आपको बताना इन चारों उद्यानों में से, नेशनल पार्क में से कौन सा ऐसा उद्यान है जिससे जो एक जो है विश्व धरोहर स्थल भी है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, प्रोजेक्ट हाथी के अंतर्गत आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें है। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी क्वालिटियाँ आपको मानस टाइगर रिजर्व में मिलेंगे। ठीक है, मानस नेशनल पार्क में मिले जो टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मानस टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? मानस नेशनल पार्क जो है असम में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। निम्नलिखित वन अभ्यारण्यों के साथ उनके स्थान के साथ युग्म सुमेलित है, विचार करें। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, उनकी लोकेशन दी गई है। ठीक है, ऑप्शन एक, बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे? असम अभ्यारण्य से। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किससे? राजस्थान से। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक से। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य केरल से। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे, एक तो बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य असम अभ्यारण्य से, ठीक है, एक ये सुमेलित है। दूसरा जो है ये क्या कहते हैं, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, ठीक है, ये सुमेलित है राजस्थान में। एक इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, रामगढ़ विषधारी, और ये रामगढ़ विषधारी जो है 52वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, भारत का। तो कुल टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 53, वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कुल मिलाकर एक और दो सुमेलित है इसमें, यानी ऑप्शन सी। इसके अलावा जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो केरल के इडुक्की और पठानमिट्ठा जिलों में स्थित है, ठीक है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में, ठीक है। इसके अलावा दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। 85 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है? ऑप्शन एक, नेपार वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर
मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी है मुकुर्ती बांदीपुर नागरहोल साइलेंट वैली नेशनल पार्क सत्यमंगलम वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन सी बांदीपुर नागरहोल साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पापीकोड़ वन्यजीव अभयारण्य कलाकड़ मुंडनथुराई वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन डी बांदीपुर नागरहोल साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पापीकोड़ वन्यजीव अभयारण्य और कलक्कड़ मुंडनथुरई वन्यजीव अभयारण्य। तो आपको बताना इन चारों में से कौन ऐसा पेयर सुमेलित है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे ये इसको 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व होने का उसको जो है गौरव प्राप्त है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मालाबार वर्षा वन के जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कोर क्षेत्र केरल तमिलनाडु राज्यों में फैले प्रमुख भाग है। इसमें सदाबहार वन अर्ध सदाबहार वन नम्र पर्णपाती वन पर्वतीय शोला वन घास के मैदान आदि वनस्पति पाई जाती हैं। अगर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक राज्य में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें रिजर्व क्षेत्र के भीतर मौजूद कुछ संरक्षित क्षेत्र की बात कर लेते हैं जो इसमें ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हुआ, बांदीपुर हुआ, वायनाड हुआ वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हुआ और वन्यजीव अभयारण्य हुआ, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हुआ। तो इस प्रकार देखेंगे अगर जो मैंने रिजर्व क्षेत्र बताया है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो है इसमें सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा, मिशन इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, मिशन इनोवेशन यानी MI जो है 30 देशों तथा यूरोपीय आयोग की एक वैश्विक पहल है जो स्वच्छ ऊर्जा को सभी के लिए सस्ती और आकर्षक सुलभ बनाने के लिए है। ऑप्शन दो, यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को दिशा में प्रगति को गति देगा और शून्य तक पहुंचने में मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है मिशन इनोवेशन संदर्भ के। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी मिशन इनोवेशन 24 देशों और यूरोपीय आयोग का एक वैश्विक पहल है, 23 देशों का नहीं। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो जो है सही, यानी ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों को दिशा में प्रगति और गद्यता शून्य कार्बन तक पहुंचने में मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा है, 87 में स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय उष्मायान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, यानी क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन एक, यह स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय उष्मायान केंद्र टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार की संयुक्त पहल है। ऑप्शन बी, यह ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी, यह मिशन इनोवेशन के तहत भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेटर बन गया है। ऑप्शन डी, यह इनोवेशन एनर्जी एक्सेस एनर्जी एफिशिएंसी और ब्रेक थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है क्या है गलत है, किसके लिए, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेटर सेंटर के लिए। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये इसके लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सी जो है सही है, यानी गलत है। ठीक है, यानी अगर बात करें तो क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि सोशल अल्फा की एनर्जी लैब है, टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार की एक संयुक्त पहल है, स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय उष्मायान केंद्र। ठीक है, और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है और मिशन इनोवेशन के तहत भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेटर बन गया है। ठीक है, दूसरा नहीं, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेटर। इस प्रकार की ऑप्शन सी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल एक प्रौद्योगिकी विकास योजना है। ऑप्शन दो, यह इस तरह के सहयोग के लिए मूल्य हासिल करने में मदद करता है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के शोधकर्ताओं के महत्वपूर्ण समूह भी विकसित करता है। आपको बताना है कि स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है।
अगर ऑप्शन एक की बात करेंगे तो ऑप्शन एक जो है सही है, यानी स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल एक प्रौद्योगिकी विकास योजना पहल है जिसका उद्देश्य पूर्व प्रतिस्पर्धी अनुवाद संबंधी अनुसंधान, उन्मुख संधान के नेतृत्व, विघटनकारी नवाचार, मानव और संस्थागत क्षमता के विकास के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की लागत को कम करना है। और इस लागत को कम करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान क्षमता विकसित करना, यह सौर ऊर्जा और राष्ट्रीय मिशन को के लिए एक S&T के नेतृत्व वाली सफलताओं को पोषित करने का इरादा रखता है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी यह इस तरह का सहयोग के लिए मूल्य हासिल करने में मदद करता है और स्वच्छ ऊर्जा के अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शोधकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण समूह भी विकसित करता है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। 89 में क्या पूछा है? स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और तकनीकी समर्थन कर समावेशी और कार्बन विकास के लिए लाने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है। और ऑप्शन दो की बात करें तो इसमें क्या पूछा है? इसने पूछा PAC पहल गतिविधियों को भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के समर्थन के लिए गठबंधन किया गया है। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी विचार के संदर्भ में। इसमें ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही है, यानी जो ये पहल है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एडवांस क्लीन एनर्जी के लिए साझेदारी शुरू की है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और तैनाती का समर्थन और समावेश करके समावेशी कम कार्बन विकास में तेजी लाने के लिए काम कर रही है। यह दोनों देशों की पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से PACE को मजबूत और विस्तारित के लिए प्रतिबद्ध है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है, यानी पिछले एक वर्ष में भारत ने 2022 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को संशोधित कर 175 गीगावाट कर दिया है और राष्ट्रीय सौर लक्ष्य का 5 गुना बढ़ाकर 2022 में 100 गीगावाट पहुंचा दिया है। ठीक है, और जिसमें जो है 40 गीगावाट जो है सोलर रूफटॉप के रूप में आने की उम्मीद है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90 में क्या है? 90 में पूछा है लिग्नोसेल्यूलोज हाइड्रोलिसिस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, तो लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जो सीमित कच्चे तेल के लिए एक आशाजनक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन दो, वर्तमान तकनीकों के आधार पर लिग्नोसेल्यूलोसिस सामग्री से इथेनॉल उत्पादन की अपेक्षाकृत कम है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही है, यानी लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो सीमित कच्चे तेल के एक आशाजनक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी इसके लिए एकदम सही है। ठीक है, और सॉरी, ऑप्शन एक सही है और ऑप्शन दो गलत है। क्यों गलत है आपको बताते हैं। तो लिग्नोसेल्यूलोसिस सामग्री से इथेनॉल उत्पादन की लागत वर्तमान प्रौद्योगिकी के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, तो ये जो कम की बात कर रहा है ये अधिक है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्यों अधिक है? क्योंकि जैसे कम उपज और हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया जो है उच्च लागत होती है, इसलिए जो है लागत इसकी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें कौन सा कथन सही? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है? नई फ्लाई ऐश उपयोग के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, भारत में 2005 तक 70% फ्लाई ऐश का उपयोग भूमि सुनिश्चित करने के लिए 1999 में फ्लाई ऐश अधिसूचना जारी की गई थी। ऑप्शन दो, गैर अनुपालन वाले बिजली संयंत्र थर्मल पावर प्लांटों द्वारा वहन किए जाने वाले सभी परिवहन लागतों के साथ 300 किलोमीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों में लगी एजेंसियां मुफ्त में ऐश प्रदान करेंगे। तो आपको बताना है नई फ्लाई ऐश उपयोग के नियमों के संबंध में बताना है। तो फ्लाई ऐश कोयला आधारित बिजली उत्पादन का उत्पाद है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा के साथ एक महीन पाउडर होता है, जिसमें आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, लेड आदि के अंश पाए जाते हैं, जो भूमि पर फेंके जाने पर वायु और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, कथन एक की बात करें तो कथन एक जो है इसमें सही नहीं है,
क्यों नहीं सही है? 2009 तक भारत में 100% फ्लाई ऐश उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1999 में पहली बार फ्लाई ऐश अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद 2016 में इस तरह की अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में अधिसूचना का उद्देश्य 3 से 5 वर्षों में 100% उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। गैर अनुपालन बिजली संयंत्र टीपीपी द्वारा वहन किए जाने वाले सभी वाहन लागत के साथ 300 किलोमीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों में लगी एजेंसियों को मुफ्त में राख प्रदान करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका यानी सीपीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति फ्लाई ऐश के उपयोग पर पर्यावरण के अनुकूल तरीकों की जांच और समीक्षा करने की सिफारिश करेगी। साथ ही सीपीसीबी के पास राख की उपलब्धता के रियल टाइम डेटा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना विश्लेषण करने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों गलत है। यानी कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 में क्या पूछा है? डीएनए टेक्नोलॉजी उपयोग और यानी यूज एंड एप्लीकेशन विनियमन विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कौन सा सत्य है, इसमें सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन 1 डीएनए टेक्नोलॉजी यूज यानी उसके एप्लीकेशन विधेयक 2019 में देश के न्याय वितरण प्रणाली के समर्थन और मजबूत करने के लिए डीएनए आधारित फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का विस्तार करने के लिए। ऑप्शन 2 विधेयक सभी श्रेणियों के तहत प्राप्त डीएनए डेटा के अस्थायी भंडारण को अनिवार्य करता है, जिसमें आपराधिक जांच से प्राप्त डेटा भी शामिल है। ऑप्शन 3 इसमें उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान के उद्देश्य से राष्ट्रीय फॉरेंसिक डीएनए डेटाबेस के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने के लिए। तो आपको बताना है कि ये जो विधेयक आया है 2019 में आया था डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके संबंध में इन तीनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है। यानी इस विधेयक का उद्देश्य जो है लोगों की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए जानकारी का उपयोग और विनियमित करना है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी ये विधेयक सभी श्रेणियों के तहत प्राप्त डीएनए डेटा को अस्थायी भंडारण अनिवार्य करता है। ठीक है, जिसमें आपराधिक डेटा जांच भी शामिल है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 93 देखें। 93 में क्या पूछा है? BBX11 जीन प्रदान करता है, इन चारों में से किसके क्या प्रदान करता है? तो BBX11 एक नया पहचाना गया जीन है जो क्लोरोफिल के जैसे जो है जैव संश्लेषण में एक मध्यवर्ती प्रोटोक्लोराइड के स्तर को विनियमित करके पौधों में हरियाली प्रदान करता है, और पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण एक लंबी और बहुचरणीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर BBX11 जो है जीन प्रदान करता है किसके लिए? पौधों को हरियाली के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 आनुवांशिक संशोधन एक ऐसी तकनीक जिसमें किसी जीव के जीनोम में डीएनए सम्मिलित करना है। ऑप्शन बी इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज नए डीएनए को विरासत में लेंगे। ऑप्शन सी भारत में खेती के लिए अनुमत आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें बीटी कपास और बीटी बैगन है। ऑप्शन डी आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC शीर्ष निकाय है जो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को व्यावसायिक बिक्री की अनुमति देती है। तो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ा होगा तो उसमें इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। यानी कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। वर्तमान में भारत में खेती के लिए एकमात्र जीएम फसल बेटी कपास जो है अनुमति है उसके लिए उपयोग, लेकिन राज्यों से अवैध जीएम फसल बैगन सोयाबीन आदि की खेती सूचना मिल रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके कारण जो है ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उसमें बेटी बैगन दिया गया है। ठीक है, सिर्फ मंजूरी बेटी कपास की है, ये ध्यान रखना है आपको।
बीटी बैगन की नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले जीईएसी का जिक्र आया था, उसी के बारे में बात करना है। ऑप्शन 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन 2, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों के पुनः संयोजक के उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है इनमें दोनों में से कौन सा जो है सही है जीएसी के संबंध में। तो ऑप्शन 1 जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। यानी नियम जो 1989 में नियम आया था उसके अनुसार पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान, औद्योगिक उत्पादन में खतरा, सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए जीएसी जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक अनुशासन है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के उपकरण विकसित किए जाते हैं और जैविक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए लागू होते हैं। ऑप्शन 2, नैनो बायोटेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि रसायन, उपभोक्ता उत्पाद, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विभिन्न अन्य उद्योगों और पर्यावरण के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकी सक्षम बनाता है। तो आपको बताना है इस दोनों में से नैनो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है नैनो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में। क्यों सही है, क्योंकि नैनो बायोटेक्नोलॉजी एक अनुशासन है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी के उपकरण विकसित किए जाते हैं, जैविक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए लागू होते हैं। नैनो विज्ञान उन सामग्रियों का अध्ययन है जो नैनो पैमाने यानी नैनो स्केल की सीमा में है। किसी भी सामग्री को नैनो स्केल में बदलने के लिए उसके भौतिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक या ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक द्विगुणों यानी आदि के गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी नैनो बायोटेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्र जैसे रसायन, उपभोक्ता उत्पाद, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विभिन्न अन्य उद्योगों में पर्यावरण के प्रासंगिक प्रौद्योगिकी सक्षम बनाती है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, 97 में क्या है, 97 में पूछा है आर्टेमिस जो अकॉर्ड सही है समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, आर्टेमिस अकॉर्ड यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एक सुरक्षित, टिकाऊ, पारदर्शी, ठीक है, तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानून को पूर्ण अनुपालन में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 2, भारत आर्टेमिस समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। तो आपको बताना आर्टेमिस अकॉर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के एक सुरक्षित, टिकाऊ, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण अनुपालन आयोजित किया था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 पूरी तरीके से सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है। ठीक है, यानी समझौते में हस्ताक्षरकर्ता में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, यूएई, यूक्रेन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, 98 में क्या है, 98 में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन 1, हवाना सिंड्रोम शारीरिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें आमतौर पर बिना किसी शोर और कुछ ध्वनियों को सुनना शामिल है। ऑप्शन 2, ब्लू स्टेगलर बड़े और नीले रंग के तारे होते हैं जब एक तारा दूसरे तारे को खा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3, इंस्पीरियन 4 चौथी कक्षीय यात्रा है जहां कोई भी व्यक्ति पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। तो आपको कुल मिलाकर इन तीनों कथनों में बताना कौन सा कथन गलत है। हवाना सिंड्रोम जो है एक मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक समूह है जिसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना और मतली, चक्कर और सिरदर्द, स्मृति हानि यानी भूल जाना और संतुलन के साथ समस्याएं शामिल हैं। ठीक है, पहली बार 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में स्थित अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गया था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है।
यानी ब्लू स्टेगलर बड़े और नीले तारे जो है बनते हैं। जब एक तारा दूसरे तारे को खा जाता है तो ये तारे मुख्य रूप से पुराने और बड़े तारे का समूह में मौजूद होते हैं। 54% से अधिक ब्लू स्टेगलर एक करीबी बाइनरी साथी स्टार से बड़े पैमाने पर हस्तांतरण के माध्यम से बनते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है। यानी इंस्पीरियन 4 या पहली कक्षीय यात्रा है जिसमें सवार कोई भी व्यक्ति पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। चालक दल ने स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 और 3 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात, 99 में क्या पूछा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, एबीडीएम का लक्ष्य एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर और अंतर को सक्षम करेगा। ऑप्शन 2, प्रत्येक नागरिक और विदेशियों के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी होगी जो एक स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेंगे जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देखा जा सकता है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में। तो इसमें देखेंगे जो एबीडीएम का उद्देश्य है एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतर संचालनीयता को सक्षम बनाएगा। वर्तमान में एबीडीएम जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक पायलट चरण के रूप में लागू किया जा रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है गलत है। तो इस प्रकार इसमें केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 में क्या पूछा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किए गए एक एनविजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन आपको बताना है। ऑप्शन 1, यह अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह तक पहुंचाने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा करने में लगभग 16 महीने लगेंगे। ऑप्शन 2, इसरो द्वारा प्रदान किया गया एक रडार सतह की छवि बनाने और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा। तो आपको बताना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किए गए एनविजन मिशन के संदर्भ में इन दोनों में से जो है कौन सा कथन सही है। तो एनविजन मिशन एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा का योगदान है। एनविजन के लिए सबसे पहले लॉन्च का अवसर 2031 है। इसके बाद 2032-2033 में लॉन्च किया है। अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा हासिल करने में 16 महीने लगेंगे। अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने और वातावरण में ट्रेस गैसों को निगरानी की वजह से संरचना और विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरण ले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। यानी नासा द्वारा प्रदान किया गया एक रडार सतह की छवि बनाने में और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा। ठीक है, इसरो का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 जो है सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ और ये टेस्ट नंबर जो है 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका टेस्ट जो है आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेस्ट आपको थोड़ा पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, रोज डेली आपको 3 बजे शाम को 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलेगा। इसके बाद फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो टेस्ट तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।